हेलो गाइस मैं आनंद सर। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आते वो चैप्टर हमने शुरू किया था जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार रिकॉल करते हमने क्या क्या देखा था। बेटा ये जेनेटिक्स का यूनिट है और जेनेटिक्स का यूनिट 3 पार्ट में हमने डिवीजन उसका किया था, एनसीईआरटी ने किया था, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक चैप्टर है जो फोकस करता है कि कैरेक्टर कैसे पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। और ये पूरा हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन इस पूरे चीजों के बारे में ग्रेगर जोहान मेंडल ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया था। तो वो हो गया मेंडेलियन जेनेटिक्स। पर इसके बाद में कैरेक्टर कैसे पास होते हैं वाया जनरेशन टू जनरेशन, इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ और क्या बताया गया, तो कैरेक्टर जो पास होते हैं वाया जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ द डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेटा कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए। और चैप्टर के शुरुआत में ही हमने बताया था कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसकी बहुत बड़ी फाइंडिंग हुई, पर शुरुआत में ही स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और उसके फीचर्स क्या क्या है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस असेसमेंट में बात की थी। तो बेटा आज का अपना टॉपिक डीएनए के तरफ फोकस करता ही है। तो एक बार हमने क्या क्या देखा था, हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई फैक्टर्स के मदद से कैरेक्टर पास होते हैं। मतलब क्या होता है, तो इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, बराबर। पर जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बेटा वो रिस्पॉन्सिबल है जीन्स स्लैश डीएनए। मतलब वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने बात की थी। मतलब डीएनए का जो फाइंडिंग्स है वो वैटसन और क्रिक ने निकाला था, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। और इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसका फेमस मॉडल था, कौन सा था बेटा, तो डबल हेलिकल मॉडल। इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी, डबल हेलिक्स मॉडल। बेटा पिछले लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, इसका कंपोजिशन देखा और ऑब्वियसली इसकी हिस्ट्री भी हमने बात कर ली थी, बराबर। आज का लेक्चर हमारा किसके तरफ फोकस होने वाला है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कंसीडर करो ये आपकी सेल है और बेटा सेल के अंदर क्या रहता है, तो सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, बराबर। और ऑब्वियसली न्यूक्लियस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रहेगा जिसका नाम है डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, कुछ भी कहो। मैं यहां पे अभी के लिए डीएनए लिख देता हूं, बराबर। तो सबसे पहले आप में क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर डीएनए की लेंथ कितनी होती है, क्योंकि ये डीएनए आपको क्या करना है, तो वो करना है पैकेज, वो बैठाना है आपके न्यूक्लियस में। ऑब्वियसली इट इज यूकैरियोटिक सेल, यार यहां पे लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इतना बड़ा डीएनए आपको न्यूक्लियस में फिट बैठाना है, तो ऑब्वियसली ये डीएनए को फिट बैठाएंगे क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए को अगर फिट बैठाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि इसको करना पड़ेगा पैकेज मतलब पैक्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसके तरफ फोकस करता है, पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हमें पैक कैसे करना है, तो करते हैं शुरुआत। हम एनसीईआरटी वाइज जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी वाइज रीडिंग और उसका कंसेप्चुअल एनालिसिस देखते जा रहे हैं। उसके वजह से आज का अपना जो टॉपिक है वो फोकस करता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, क्योंकि ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वैटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। क्या बोलती है, तो आप सबसे पहले डीएनए को अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस प्रीवियस इसमें भी मैंने बताया था वो था 0.34। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये डीएनए ले लिया है और यहाँ पे 2 बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 0.34 नैनोमीटर बेटा। तो आपका अगर 10⁹9 मीटर से आपने इसको अगर इंटू कर दिया तो आपका एक लेंथ मिल जाएगा। कितना लेंथ आएगा बेटा, वो एक डबल हेप्लॉइड, मतलब मैं फॉर एग्जांपल हेप्लॉइड है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हम तो डिप्लॉइड है, बराबर।
तो डीएनए डिप्लॉयड सेल में कितना आएगा, तो उसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और ये कैसा कैलकुलेट किया गया है, तो 0.34 इंटू 10⁹ मीटर पर बेस पेयर। इन शॉर्ट सिंपली आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि एक आधा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का कंटेंट रहेगा, जिसकी लेंथ रहेगी 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो डीएनए, सवाल क्या है, डीएनए इतना बड़ा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पैकेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन बताएगी कि ई कोलाई के डीएनए की लेंथ है 1.36 नैनोमीटर, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, बराबर। तो आपको इजीली अगर देख रहा होगा तो दो सेल का इसमें कंपैरिजन किया गया है। एक तो सेल आपको बताई गई है एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक बताई गई है यूकैरियोटिक सेल। तो आप बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए है, उसको पैकेज करने का तरीका आप थोड़ा सा अलग से हमें बताओ और यूकैरियोटिक सेल का अलग से बताओ, तो मैं बताने वाला हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, एक एग्जांपल दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल का, इतना बड़ा डीएनए है, उसको करना है पैकेज। तो इश्चेरिशिया कोलाई, जिसका लॉन्ग फॉर्म है इश्चेरिशिया कोलाई, तो क्या करेंगे, ई कोलाई में एक, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, पर तभी भी इनका डीएनए नॉट स्कैटर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटर्ड डीएनए नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, भाई न्यूक्लियस नहीं, इसका मतलब डीएनए फैला हुआ है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है वो स्कैटर्ड है नहीं, वो एक जगह पे थ्रू आउट द सेल स्कैटर्ड है नहीं, जो कॉन्सेंट्रेट हुआ है। और ऑब्वियसली डीएनए का जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है बेटा, बराबर। तो आप मुझे एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज डीएनए को मुझे करके होल्ड करके रहना पड़ेगा, तो मुझे चाहिए कुछ प्रोटीन जिसका चार्ज ऑब्वियसली कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी के वजह से मतलब अभी तक कंसेप्ट क्या हो गई है हमारी, हम क्या देख रहे हैं, हमें करना है डीएनए को पैक। डीएनए को पैक करना है तो क्या करना पड़ेगा हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के डीएनए की पैकेजिंग देखना शुरू किया। डीएनए का चार्ज है निगेटिव, हमने सेल लिया, सेल के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो यहाँ पे है ही नहीं, पर डीएनए स्कैटर्ड भी नहीं है। तो इतने सारे डीएनए को बांध के रखने पड़ने के लिए निगेटिव चार्ज जो डीएनए है उसके आजू बाजू पॉजिटिव जो चार्ज प्रोटीन लगा दिए, और इसी टर्म को मैं कहता हूं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम बेटा, न्यूक्लियोइड। और इस न्यूक्लियोइड जो है ये ऐसे होल्ड होता है। इन शॉर्ट सिंपल तरीके से अगर आपको बताया जाए तो ये डीएनए जिसके आजू बाजू निगेटिव चार्ज है, इसके आजू बाजू प्रोटीन है, जिन प्रोटीन ने इस निगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक्ड करके रखा है, बराबर। एक आप अगर देखोगे ये तो होगी केस ई कोलाई की। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन इनका कॉम्प्लेक्स है बेटा। मतलब क्या, तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को हमें एक नाम देना है जिसका नाम है हिस्टोन। तो आप सबसे पहले बच्चे बताए कि हिस्टोन किससे बनता है, तो ये अमीनो एसिड से बनता है। और अमीनो एसिड जो है, जो हिस्टोन बनाने वाले वो कौन से बेटा, बेसिक अमीनो एसिड सच एज लाइसिन एंड अर्जिनाइन। बच्चों बेसिक अमीनो एसिड मतलब क्या है, जिसमें एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है वो बेसिक अमीनो एसिड बन गए। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक आपको रेफर करना पड़ेगा अमीनो एसिड का, बराबर। तो हमने क्या बोल दिया, अपना डीएनए का न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, न्यूक्लियस है, डीएनए करना है पैक जो निगेटिव चार्ज है, इसके आजू बाजू हिस्टोन प्रोटीन आ गए। ये हिस्टोन प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं, तो लाइसिन एंड अर्जिनाइन। ये कौन से बेटा, तो बेसिक अमीनो एसिड्स है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हिस्टोन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑक्टेमर। ऑक्टेमर मतलब मर मतलब यूनिट, ऑक्टा मतलब 8। तो आप अगर देखोगे तो ये निगेटिवली चार्ज डीएनए को ऑक्टेमर हिस्टोन ने बांध के रखा है, बराबर ना। तो इसी के वजह से इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। देखो डायग्राम आपको दिख रही होगी, ये डीएनए आपको दिख रहा होगा, हिस्टोन प्रोटीन ने इसको बांध के आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, और इन्होंने क्या बना लिया बेटा, तो इन्होंने बना लिया है हिस्टोन ऑक्टेमर। ई कोलाई में हमने उसको एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा, ई कोलाई में इसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोइड। पर अभी यूकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे डीएनए निगेटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर में है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम एक नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। और बेटा ये जो न्यूक्लियोसोम है इसमें ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए प्रेजेंट है। और इस डीएनए में रिपीटिंग यूनिट है जिसको आपको बोलना है क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्यों बोलना है बेटा,
क्योंकि क्रोमेटिन ये कलर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे और इसका स्ट्रक्चर आपको देखा बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, मतलब बीड्स ऑन द स्ट्रिंग मतलब क्या, देखो ये आप अगर देखोगे स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में अटैच है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। तो बेटा ये थी पूरी की पूरी आइडिया न्यूक्लियोसोम के बारे में। क्या बताया आज के पॉइंट पे, हमने बताया डीएनए को कैसे पैकेज करना है। ई कोलाई का डीएनए का पैकेजिंग अलग है, ठीक है, और मतलब प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, उसको यहाँ पे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, यहाँ पे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो सिंपल है, बिल्ड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। आप कौन से फेज में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो मेटाफेज में ऑब्जर्व कर सकते हो, जो माइटोसिस की एक इंपॉर्टेंट फेज है, बराबर। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये पैकेजिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगेंगे, डीएनए को पैकेज करने के लिए आपको लगेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स, जिसको आपको एनएचसी ऐसा बोलना है। तो एक न्यूक्लियस में टिपिकली लूजली पैक्ड, ठीक है ना, लूजली पैक्ड, जिसको टाइटली पैक्ड नहीं है ऐसे रहेंगे यूक्रोमेटिन, और जो डेंसली पैक है ऐसे रहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। उसमें से आपके जो यूक्रोमेटिन है, बराबर ना, वो ट्रांसक्रिप्शनली मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेने वाले हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। तो क्या क्या बताया, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की लेंथ, ई कोलाई में कैसे पैक करते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। यूकैरियोटिक सेल में हमने पैक किया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एक्टोमर, उसको हमने न्यूक्लियोसोम कहा। उस पे क्रोमैटिन है जिसमें 200 बेस पेयर है, और अब इसके साथ साथ में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स भी है। और इसके साथ साथ में आपने देखा कि जो क्रोमैटिन है, जो कलर दिखते हैं इसके दो टाइप, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। एक्टिव कौन से हैं, तो आप अगर देखोगे तो आपको यूक्रोमैटिन एक्टिव देखेंगे। तो हियर वी एंड्स विद द डीएनए पैकेजिंग। गाइस अपना चैप्टर कैसे जा रहा है समझ रहे हो ना, सिंपल है। मॉलिक्यूलर बेसिस, फैक्टर पास होते हैं, कैरेक्टर पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, ये बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। डीएनए के बारे में बात करने की शुरू हमने की, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके बारे में उसके साइलेंट फीचर्स देखे। अब ये डीएनए कैसे पैकेज करता है वो भी हमने सीख लिया है। अपना टॉपिक क्या है अभी, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब एक्चुअली टॉपिक का शुरुआत होने वाली है। आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कैसे पता चला डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, कुछ सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट किए गए बेटा, और इसी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है। लेट्स फाइंड आउट हाउ साइंटिस्ट ने ये जेनेटिक मटेरियल, कैसे साइंटिस्ट ने जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट करके देखा। ओके बेटा, होप, थैंक यू गाइस, आपने ये लेक्चर बहुत ही आराम से सुना, ठीक है बेटा। तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय गाइस।